लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। फातिमा, ये बिहारी जी की चुनर है। दुल्हन ये फेरों से पहले पहनती है। दुल्हन? हाँ राधिका, दुल्हन। आज हमारी शादी है। ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों हर विधि से पति पत्नी कहलाएंगे। डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी सी थकान है बस। देव, छोटी बहू को कमरे में ले जा। राधिका को हमने आईसीयू से डिस्चार्ज कर दिया है। स्पेशल वार्ड तैयार है, आप इन्हें वहीं ले जाइए। जी। नर्स, बिरजू, जी जी। तू खड़ा क्या है? हॉस्पिटल में सबका मुंह मीठा करा। हमारे राजपुरोहित को अर्धांगिनी मिल गई है। अभी लीजिए। तुम आराम करो, मैं अभी आया। सुनिए, आपने मुझे इस हालत में अपनाया। समझ में नहीं आ रहा आपका किन शब्दों में। किस हालत की बात कर रही हो राधिका? मैंने तुमसे प्यार किया है और प्यार आत्मा से किया जाता है। इंसान की सुंदरता चेहरे या शरीर से नहीं किया जाता। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। तुमने मुझे इतना प्यार दिया, प्यार करने का हक दिया। हक तो आपने मुझे दिया है, राजपुरोहित की पत्नी कहलाने का। क्या ऐसी होती है राजपुरोहित की अर्धांगिनी? अर्धांगिनी मतलब जो पति के जीवन को पूरा कर दे, और तुमने वो किया है। तुम सही मायने में मेरी अर्धांगिनी हो। तुम काफी थकी हुई हो, आराम करो। सुनिए, मेरी एक बात मानेंगे? बोलो। मुझे सबसे आशीर्वाद लेना है। अभी ये मुमकिन नहीं है। तुम ठीक हो जाओ फिर ले लेना। बड़ों के आशीर्वाद के बिना कभी भी कोई शुभ काम पूरा नहीं होता। क्या हमारी शादी उनके आशीर्वाद के बिना पूरी कहलाई जाएगी? हाँ, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ ही है और हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। एक बार घर पहुंच जाए फिर तुम आशीर्वाद भी ले लेना, ठीक है? अभी तुम आराम करो। बहू, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है माँ जी। देव को ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करनी चाहिए थी उसे
राधिका से शादी। कैसी बातें कर रही हो तुम? देव राधिका से प्यार करता है। प्यार? सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती माँ जी। जब दो इंसान शादी करते हैं तो वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं, लेकिन राधिका तो देव का सहारा कभी बन ही नहीं सकती। हमेशा देव की जिम्मेदारी रहेगी वो, हमेशा उस पर निर्भर रहेगी वो। और देव कुछ भी तो नहीं मिलेगा उसे। तुम्हें अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए और तुम अफसोस कर रही हो। माँ जी, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है ना, आप देख रही हैं ना जो भी हो रहा है। सब मेरी आंखों के सामने ही हुआ, मैं देख भी रही हूं और समझ भी रही हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों पर कैसी पट्टी बंधी है मैं ये नहीं समझ पा रही। अरे पति पत्नी एक दूसरे का सहारा मन से बनते, शरीर की कमजोरी का कोई लेना देना नहीं है उसमें। और तुम देख लेना, हमारी छोटी बहू देव की शक्ति भी बनेगी और भाग्य लक्ष्मी भी। आज ये सिद्ध हो ही गया कि कान्हा के घर देर है, अंधेर नहीं। कितनी सारी मुश्किलें आई, पर देव बाबू और राधिका सदा के लिए एक दूसरे के हो गए। मेरी बच्ची को अपनी मांग में सिंदूर भरने का अधिकार मिल ही गया। वो सिंदूर जो हमेशा से उसी का था, बस वो अपनी मांग में सजा नहीं पा रही थी। माँ, मैं राधिका के लिए बहुत खुश हूँ। कान्हा अपने भक्तों का जितना चाहे इम्तिहान ले लें, पर उनके साथ कभी अन्याय नहीं होने देते। बस कान्हा, मेरी राधिका को जल्दी से अच्छी कर दो। वो जरूर ठीक हो जाएगी माँ, और आप देखिएगा बहुत जल्द वो देव के साथ अपना घर भी बसाएगी। मेरी एक बच्ची का तो घर बस गया है, पर दूसरी बच्ची बिटिया, मैं तुझे अपना जीवन इस तरह से बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती। तू खुद सोच, ये चमक धमक कितने दिन और रहेगी? हो सकता है बिटिया कि तुझे वहां बहुत सफलता मिल गई हो, पर तू बाकी बातों के बारे में भी तो सोच। अब मैं तुझे लाख रोकूं, पर तू तो कल मुंबई चली ही जाएगी ना। नहीं नहीं माँ, मैं मुंबई नहीं जाऊंगी। सच? पर बिटिया, तेरे बाबूजी ने तो तुझे बस राधिका के विवाह तक ही रुकने की अनुमति दी थी। नहीं नहीं माँ, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप बाबूजी को मना लीजिएगा, लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ 2 दिन रुकने की इजाजत दिलवा दीजिए। 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। बस माँ, मुझे 2 दिन यहाँ रुकने की मोहलत दे दो, बस 2 दिन। क्या ठीक हो जाएगा बिटिया? क्या कहना चाह रही है तू? विशाखा, तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना? नहीं माँ। पता ना विशाखा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं है माँ। मैं बस यही कह रही थी कि जितना हो सके मैं आप लोगों के साथ समय बिता सकूं। वैसे
आप और अम्मा 2 दिन के लिए बाबूजी को मना तो लोगे ना? बिटिया, मैं नहीं जानती कि मैं उन्हें 2 दिन के लिए भी मना पाऊंगी या नहीं, पर हाँ, मैं प्रयास अवश्य करूंगी। ठीक है अम्मा, आप यहाँ राधिका के पास रुक जाइए, मैं अम्मा जी के पास जाती हूँ। तुम जानती हो राधिका, हमारे कमरे की खिड़की से वो बर्फ का नुकीला शिखर देखेगा। सुबह सुबह वो बहुत सुनहरा दिखता है। फिर जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा ना, उसके साथ वो सिल्वर सा, मेरा मतलब है चांदी जैसा हो जाएगा। ये सपना मैं कब से देख रहा हूं राधिका। ये सपना कैसे पूरा होगा? मैं कैसे रहूंगी आपके साथ इस सपने में? मैं तो ठीक से जमीन पर भी, उन बर्फीली पहाड़ियों पर तो। राधिका, डॉक्टर ने क्या कहा था तुमसे? डॉक्टर ने ये कहा है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, बिल्कुल वैसी हो जाओगी जैसे पहले थी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और देखो, तुम अपने मन में ना ऐसे बुरे ख्याल बिल्कुल मत लाओ, वरना मुझे बुरा लग जाएगा। बैठ बैठ। ये सब क्या है दादी माँ? ये न्योछावर की रस्म है। पूछोगे नहीं ये रस्म क्यों हो रही है, वो भी यहाँ? शादी के बाद जब बारात वापस आती है तो दुल्हन का मुंह ढका हुआ होता है, ताकि किसी की नजर न लगे। अब शादी यहाँ ही हो गई और इसलिए ये रस्म यहीं कर रहे हैं। और ये भी तो पता नहीं है ना कि हॉस्पिटल में और कितने दिन रहना है, इसलिए न चाहते हुए भी ये रस्म यहीं इसी कमरे में करनी पड़ेगी। बिरजू जी। तुम दोनों को बुरी नजर से बचाने के लिए मैं तो अपना सब कुछ निछावर कर सकती हूँ। तो वैसे ही हो जाएगा दादी माँ, हॉस्पिटल के बिल्स तो आने दीजिए। बड़ी बहू, वो मजाक कर रही थी, माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश कर रही थी। और वैसे भी मेरे देवर की शादी हो गई, यहाँ हॉस्पिटल्स में पुरोहित खानदान की शादी हो गई, फिर भी इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने शादीशुदा देवर के साथ जरा सी छेड़छाड़ भी नहीं कर सकती। बिरजू, ये जाके बाहर गरीबों में बांट दे। जी। वैशाली, आओ। चल बेटा बाहर आ, और भी रस्में हैं। माँ, विशाखा कहाँ है? बिटिया वो घर गई है अम्मा जी के पास, ताकि तेरे बाबूजी यहाँ आ सकें। हेलो,
कहाँ हो तुम? मैं कब से क्या? पर हाँ हाँ मैं समझती हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें आना ही पड़ेगा। हमें जो कुछ भी करना है वो सिर्फ 2 दिन में करना है। तुम अगर नहीं आए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज प्लीज तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। हाँ, हेलो हेलो हेलो। आप जरा उधर देखिए। क्या मैं अपने जख्म देख सकती हूँ? प्लीज अपना मुंह उधर रखिए। मरीज अगर अपना जख्म ना देखे, इसी में उसकी भलाई है। कई बार जख्म की हालत देखकर दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे अब मेरे जख्म कैसे हैं? काफी बेहतर है, चिंता मत कीजिए, अब बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। कितनी जल्दी? इतनी बेसब्री क्यों दिखा रही हैं आप? क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे पति मुझे ठीक हालत में देखें। मेरे जख्मों को देखकर उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मुझसे मुंह फेर दें। सब ठीक हो जाएगा, दवाइयाँ अच्छा असर कर रही है। इतने जल्दी मैंने किसी मरीज को ठीक होते नहीं देखा है। भगवान आपके साथ है। राधिका की ड्रेसिंग तो मुझे करनी चाहिए थी ना। जब तक ये हॉस्पिटल में है ये काम हमारा है, फिर तो ये आप ही को करना है। हाँ, एक बार राधिका घर आ जाए फिर तो मुझे ही करना है। अब तुम मेरी अर्धांगिनी हो, सब कुछ आधा आधा होगा, याद है ना? भूलोगी तो नहीं? मैं देखता हूं। अरे डॉक्टर, दरवाजा तो खुला ही था, आपने नॉक क्यों किया? वो तो ठीक है, पर अब ये कमरा मेरे पेशेंट का नहीं बल्कि एक दुल्हन का है। नॉक तो करना ही चाहिए। देव, मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। राधिका के डिस्चार्ज पेपर मैंने तैयार करा लिए हैं। अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, पर ट्रीटमेंट जारी रहेगा डॉक्टर बेदी के सुपरविजन में। जी ठीक है। ये लीजिए डिस्चार्ज पेपर। थैंक यू। ओके। मैं बहुत खुश हूं राधिका, मैं अपनी पत्नी को अपने घर लेके जाने वाला हूं। अब तुम्हारी विदाई होगी, हमारे नई जिंदगी की शुरुआत होगी। मैं चाहती हूँ मेरी विदाई मेरे घर से हो, उस आंगन से जहां मेरा बचपन बीता है, जहां मैं खेली हूं, बड़ी हुई हूं। पर उस मनहूस जगह से विदाई करना ठीक होगा क्या?
सामने से